नेशनल इनकम के एग्रीगेट को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचता है इस चैप्टर में वो यही है। यहीं पर ही हम समझेंगे कि आपका ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, नेशनल क्या है, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, इन टर्म्स का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है और कैसे इनका कन्वर्जन एक दूसरे में पॉसिबल होता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है आपका, रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो भी चीजें ऐड हो रही हैं उसी को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर हमारी इकोनॉमी में नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक्स नए नए लगाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा है, वही माना जाएगा। तो परचेज ऑफ मशीनरी हो, एडिशनल एडिशन टू इन्वेंट्री हो आपका गुड्स के अंदर। तो अब देखिए, इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो सकती है और एक नेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब यही कॉन्सेप्ट तो हमें समझना है कि ग्रॉस और नेट में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो टोटल एडिशन मेड होता है कैपिटल स्टॉक के अंदर किसी भी टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड मतलब एक अकाउंटिंग ईयर या फिस्कल ईयर भी आप कह सकते हो, इसी की हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो क्या है, हमारा एक्चुअल एडिशन जो है हमारा मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। देखो ध्यान से समझो, हमने बहुत सारी चीजें, मतलब हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली, हमने मशीनरीज खरीद ली, ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें ABC, बहुत सारी चीजें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, तो वो हमारा सारा टोटल मिला के क्या हो जाएगा, हमारा वो ग्रॉस बन जाएगा, वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि जब हम ये बिल्डिंग, मशीनरी या कोई भी कैपिटल गुड या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमने बात करी थी पिछली भी वीडियो के अंदर कि ये डेप्रिशिएट भी होते हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन को भी देखना होगा। तो अगर हम इन सारी जो टोटल अमाउंट एडिशन है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचता है वो क्या बचता है, वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बचता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि ग्रॉस जो है इसके अंदर ये इंक्लूड है डेप्रिसिएशन, यहां पे आपका डेप्रिसिएशन पहले से ही इंक्लूड है। और जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर जब हम ग्रॉस में से, देखो नेट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हम नेट कहेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इट इज द एक्चुअल एडिशन। ये हमें एक्चुअल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें खरीदी, बहुत सारी हमने इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा हमें डेप्रिसिएशन भी तो हो रहा है। तो जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें नेट मिलता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर आप यूज करोगे किसी चीज को तो भी वो इस्तेमाल होती है, डेप्रिशिएट होती है। पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है तब भी वो डेप्रिशिएट होती है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और आप बेशक उसमें नहीं रहते हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ना, कुछ वियर एंड टियर होगा। और या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, इसका मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो आपने जितने में खरीदा होगा ना उतना प्राइस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पासेज ऑफ टाइम है और अब टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है, नॉर्मल वियर एंड टियर भी हो गया है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझना था। अब देखिए, नेशनल जो एग्रीगेट्स हैं, नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं उसको हमें जब समझना है तो यहाँ पे बस हमें इतना ही समझना है कि जो ग्रॉस है इसके अंदर पहले से ही मिला हुआ है ना, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इसके अंदर तो पहले से ही डेप्रिसिएशन है। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में पहले से ही डेप्रिसिएशन है, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और जब हमें कभी नेट से ग्रॉस निकालना होगा तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है NIT का कॉन्सेप्ट। देखो, NIT जो होता है वो सिंपल डिफरेंस होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में और सब्सिडीज में, यानी कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है NIT विल बी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब इसमें दो टर्म्स आई आपकी, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा आपका है यहाँ पे सब्सिडीज। तो इन्हीं दोनों को एक एक करके अब हम समझ लेते हैं।
तो एनआईटी के दोनों कंपोनेंट्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी गुड का प्रोडक्शन करते हैं और हम जो फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनको कुछ पैसे भी देंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो जो हमारा गुड बन के तैयार हुआ है वो 500 का बनकर तैयार हुआ है। अब ये 500 वाला गुड जब हम मार्केट में लेकर जाएंगे, उसको सेल करना चाहेंगे, बीच में आ जाएगी गवर्नमेंट कि भाई आपने गुड बनाया है, हमें इस पर 10% टैक्स पे करो। 10% का अमाउंट आपका कितना हो जाता है? 50 रुपीज़। तो आपने सोचा कि ये 50 रुपीज़ भी अब मुझे निकालने पड़ेंगे, तो ये 50 रुपीज़ भी आपने जो मार्केट में आप लेकर जा रहे हो उसमें आपने जोड़ दिए। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं ये 550 रुपये का ही बेच पाऊंगा ताकि मेरी जो टैक्स हैं वो भी इसमें से निकल जाए अमाउंट। ठीक है, तो यही आपका इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और उसके सेल से रिलेटेड जो टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा आ जाता है सब्सिडीज का। सब्सिडीज जो होती हैं वो टैक्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती हैं। ये गवर्नमेंट लेती नहीं है हमसे, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज हमें देती है। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन के लिए, कुछ कमोडिटीज के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसा कि एलपीजी सिलेंडर्स जो हम लोग लेते हैं वो हमें सब्सिडाइज रेट पर मिलते हैं। मान लो कि हमारा जो प्रोडक्ट है यही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें गवर्नमेंट ने मार्केट तक ले जाने के लिए अभी कहा कि भाई ऐसा है, हम इस पे सब्सिडी दे देते हैं, हम इसमें सब्सिडीज भी देंगे। 10 रुपये की सब्सिडी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब हमारा जो मार्केट प्राइस होगा, मतलब जो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा वो कितने का हो जाएगा? 540 रुपीज़ का। यानी कि 500 रुपये का हमने उसको बना के तैयार किया, हमने ये सोचा कि 500 का हम बेचेंगे तो हमारा भी प्रॉफिट भी निकल जाएगा, हर तरीके से हमारा ठीक हो जाएगा। 50 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिए और उस प्रोडक्ट पर आपको सब्सिडी भी मिल रही है 10 रुपीज़ की, तो मार्केट वैल्यू जो हो रही है उस प्रोडक्ट की वो 540 रुपीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम ये समझ गए हैं कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर कर ही आता है। तो ये आपके दोनों कंपोनेंट्स थे। अब कोई बोले कि हम ये एनआईटी का कॉन्सेप्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें एक्चुअल तो नेशनल एग्रीगेट्स को समझना है ना। तो देखो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यही जो मैंने अपने एग्जांपल में समझाया, जो हमारे प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी? 500 रुपीज़। जो मार्केट प्राइस हमारा निकल रहा था वो कितना निकल रहा था? 540 रुपीज़। उसी से ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने चीज़ों को इस्तेमाल किया, आपने लैंड को रेंट दे दिया, आपने जो लेबर्स यूज़ करी उसको वेजेस दी, जो कैपिटल आपने यूज़ किया उसको इंटरेस्ट पे किया, और जो एंटरप्राइज काम कर रहा था उसने अपना प्रॉफिट ले लिया। तो ये जो सारी चीज़ें मिला के हमारे 500 आए थे वो क्या आए थे? हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाई थी। और मार्केट प्राइस क्या आई थी? मार्केट प्राइस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या था? फैक्टर कॉस्ट में से हमने प्लस करे थे इसके अंदर सारे के सारे टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, है ना, और उसमें से माइनस कर दी थी हमने सब्सिडीज। और इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है? यही फॉर्मूला हमारा बनता है NIT का। तो अल्टीमेटली हम ये कर रहे हैं कि हमने जब मार्केट प्राइस देखना है तो मार्केट प्राइस में NIT इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो आप खुद ही बताओगे, अगर मार्केट प्राइस में NIT इन्वॉल्व है और हमें फैक्टर प्राइस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें फैक्टर प्राइस पे जाना है तो हम NIT को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास फैक्टर प्राइस है यानी कि 500 रुपीज़ हमारा फैक्टर निकल के आया, लेकिन हम मार्केट तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इस बार हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाएंगे और सब्सिडीज आपकी माइनस हो जाएंगी। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा नेशनल और डोमेस्टिक को समझने में इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होती है आपकी? ये डिफरेंस है बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, बहुत सारे ऐसे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारी कंट्री के जो दूसरी कंट्रीज में अपनी जो फैक्टर सर्विसेज है उसे प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग कंट्रीज से ही वो इनकम लेते हैं। तो उन सारी इनकम को हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये शॉर्ट में हम इसको कहते हैं। और बहुत सारे दूसरी कंट्री के भी ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में कर इनकम लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
इन दोनों का ही जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर आपका आ गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मैंने बताया आपको जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कौन सी इनकम है, ऐसी फैक्टर इनकम जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री में अपनी किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री को छोड़कर कहीं पर भी अपनी सर्विसेज देकर कमा रहे हैं, चाहे वो वेजेस, सैलरीज हो, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड हो, किसी भी तरीके की इनकम वो कमा रहे हैं, तो वो हमारी आ जाएगी FIFA में, ठीक है। और दूसरी है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज वो हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आकर कुछ फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और हम उनको पेमेंट दे रहे हैं, तो वो जो पेमेंट होगी वो आपकी कहलाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब ऐसे भी कुछ इनकम है जो हम अपनी सर्विसेज को दूसरी कंट्री में दे रहे हैं तो वहां से हमें इनकम मिल रही है, लेकिन दूसरी कंट्री के कुछ लोग हमारी कंट्री में भी तो काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी इनकम यहां से लेकर जा रहे हैं। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों समझना है इसको, क्योंकि हमें एक्चुअल में नेशनल और डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, मैंने अभी बताया, दोबारा समझ लो, इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हमारी पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट होती है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। और नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट फैक्टर सर्विसेज देकर फैक्टर इनकम कमाते हैं, उन सबको अगर हम टोटल कर लें तो हमारा क्या बनता है, नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम आपको दी है और आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम कौन सी इनकम है, जिसमें हमने NFIA ऐड कर दिया है तभी हमें नेशनल इनकम मिली है। तो डोमेस्टिक पे आने के लिए हमें NFIA माइनस करना पड़ेगा। और अगर हमें डोमेस्टिक दी है, डोमेस्टिक मतलब अपनी टेरिटरी में जो हमने इनकम कमाई है, अभी दूसरी टेरिटरीज में जो जाके हमारे लोगों ने कमाई है वो नहीं हमने ऐड करी है, तो नेशनल में जाने के लिए तो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हमारा NFIA ऐड हो जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। ये तीन बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आप नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट्स हैं उसको ध्यान से समझ सकें। आई होप ग्रॉस नेट और नेशनल डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में जो भी कन्वर्जन्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।